हेलो एवरीवन, you're watching टू फाइनेस्ट एजुकेशन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्री which was not the part of elite power during the World War II. इसमें से कौन सी कंट्री है जो एलिट पावर का पार्ट नहीं था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में? So the option A is England, option B is Japan, option C is Russia, and option D is USA. So the correct option is option B, जापान. तो अगर हम जापान को देखेंगे तो वो एलीट पावर नहीं थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर. तो चलिए चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट विच आर रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बात करें तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1939 में और 1945 तक आते आते ये एंड भी हो गया था. और अगर हम इसमें कंट्रीज के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें so basically it can be divided into two categories. So the one was elite power and the second was excess power. अगर हम elite powers के बारे में बात करें so there were many super power countries like USA, USSR, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे जो कंट्री होती है वो एलीट पावर की तरफ से पार्टिसिपेट करती है. वहीं अगर हम एक्सेस पावर के बारे में बात करें तो एक्सेस पावर में जापान, इटली एंड जापान, तो ये तीनों कंट्रीज थी जो एक्सेस पावर थी एंड इसके अलावा जो थी वो एलीट पावर थी. क्वेश्चन 2 इज व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड? ट्रीटी ऑफ वर्साइल कब साइन की गई थी? ऑप्शन ए जुलाई 28, 1919, ऑप्शन बी मई 27, 1920, ऑप्शन सी जून 28, 1919 और ऑप्शन डी दिसंबर 30, 1918. So the correct option is option C. So the Treaty of Versailles was signed on June 28, 1919. तो जिसने भी ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट. तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल से रिलेटेड है. तो अगर हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में डिटेल में बात करें सो बेसिकली इट वाज साइंड ऑन जून 28, 1919. जी हाँ दोस्तों, ये जून 28, 1919 में साइन हुआ था और ये साइन हुआ था बिटवीन जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए के बीच में. और इस ट्रीटी की वजह से जो जर्मनी है उसे अपनी कॉलोनी से हाथ धोना पड़ा था और साथ में जब कॉलोनीज जाती तो उसके साथ 1/10 ऑफ पॉपुलेशन भी उनके हाथ से चला जाता है. और ना सिर्फ कॉलोनीज, उनकी खुद की टेरिटरी का जो 13% होता है वो भी उनके हाथों से चला जाता है. इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी उनके हाथों से जाते हैं जैसे कि दे लॉस्ट 75% ऑफ आयरन. आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है. उसके साथ 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया. तो ये जो है, ये जो रिच रिसोर्सेज है वो इन कंट्रीज के पास चली जाती है. एंड जर्मनी वाज डीमिलिटराइज्ड. इसका मतलब होता है बेसिकली जो मिलिट्री फोर्सेस है उसको रिमूव कर दिया जाता है जर्मनी से. एंड जर्मनी वाज फोर्स्ड टू गिव कंपनसेशन ऑफ अबाउट 6 बिलियन. तो बेसिकली उनको जो है 6 बिलियन पाउंड जो है एज कंपनसेशन जो होता है उनको ये देने को कहा जाता है टू द कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए. तो जो वॉर हुआ था उसके बाद डेफिनेटली चाहे वो कंट्री जीती हो या वो हारी हो तो उनके साथ वो सभी को एक ना एक हानि तो होती ही है. तो उसके लिए जो है उनको ये मुआवजा देना पड़ता है जो कि 6 बिलियन पाउंड होता है. सो बेसिकली ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है ये काफी हार्श मानी जाती है जर्मनी के लिए. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज गेस्टापो? गेस्टापो क्या है? ऑप्शन ए अ लीडर ऑफ नाजी पार्टी, ऑप्शन बी अ प्रोपेगेंडा,
ऑप्शन सी, a symbol of German nationalism, or the secret police of Nazi. So the correct option is option D. Gestapo is basically the secret police of Nazi. जी हाँ दोस्तों, गेस्टापो ना ही कोई लीडर का नाम है, ना ये किसी तरीके का प्रोपोगेंडा है, बट ये एक सीक्रेट पुलिस होती थी नाजी की, जो जर्मनी में वर्क करती थी। अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो उस टाइम पीरियड में जब हिटलर जर्मन में रूल कर रहे थे, वहां पे रेगुलर पुलिस तो थी ही, लेकिन उसके अलावा ऐसी कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सोसाइटी को पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए वर्क कर रही थी। उसमें से एक तो था गेस्टापो, जो कि एक सीक्रेट पुलिस थी नाजी स्टेट की, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल पुलिस भी थी एंड सिक्योरिटी सर्विस भी था, जिससे कि वो अपने जर्मन पीपल के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा सके। So the fourth question is, what is the name of German Parliament? तो जैसे कि हम सभी लोग पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं कि इंडिया में एक पार्लियामेंट है जो बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो उसी तरीके से जर्मन में भी एक पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी राइक्सटैग, ऑप्शन सी नेशनल असेंबली, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। तो जर्मन पार्लियामेंट है उसको राइक्सटैग बोलते हैं इन जर्मनी, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ राइक्सटैग, दैट्स हाउ the German parliament looks. The fifth question is, which of the following book was written by Adolf Hitler? इसमें से कौन से बुक जो है वो हिटलर ने लिखी है? So the option A is Mein Kampf here, Third Reich of Dreams, The Social Contract, or Spirit of Laws. So the correct answer is option A, मैन काफ हियर। जी हाँ दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने ही मैन काफ लिखी थी। तो चलिए चलते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस किताब के बारे में। सो मैन काफ इज बेसिकली अ जर्मन टर्म जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल एंड माई फाइट। आप दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली हिटलर के स्ट्रगल या उनकी जो फाइट थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये बेसिकली उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसके अंदर बेसिकली आपको हिटलर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके की पॉलिटिकल सोच वो रखते थे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने जर्मन के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स कर रखे थे। तो अगर आप हिटलर के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और वो किस तरीके जर्मन को और एक डेवलप नेशन बनाना चाहते थे, तो आप उसके लिए इस किताब को बिल्कुल पढ़ सकते हैं। So the sixth question is, what is the previous name of Nazi party? नाजी पार्टी का previous name क्या था? So the option A is Peasants Workers Party, ऑप्शन बी वेमार रिपब्लिक, ऑप्शन सी स्पार्टस लीग, या फिर ऑप्शन डी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जिसने भी ऑप्शन डी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। तो नाजी पार्टी को पहले नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हिच इवेंट मार्क द beginning of World War II? Option A, invasion of Poland by Germany. Option B, failure of Weimar Republic. Option C, exploitation of Jews. या फिर ऑप्शन डी none of these, इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी तक है बात हम समझ चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो बेसिकली 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हम ये भी समझ गए कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, हमने ये बात भी बहुत अच्छे से समझ ली। लेकिन
ऐसा कौन सा इवेंट था जिसके वजह से इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इस वॉर में जो है इन्वॉल्व हो गई? इसके बिगिनिंग किस इवेंट से हुई? सो द करेक्ट आंसर इज इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है और जिसने भी ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि हिटलर जो है, जो एडोल्फ हिटलर होते हैं, वो काफी एग्रेसिव पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं और बहुत सारे एरिया को वो कॉन्क्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एरिया को वो अपने अंदर मिलाते हैं ताकि जो जर्मन है एज अ कंट्री उसकी टेरिटरी इंक्रीज हो सके। तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को जो है अपने जर्मन में जो है मिलाया और जैसे ही उन्होंने पोलैंड को इन्वेजन किया उसके बाद ही जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है ये स्टार्ट हो गया और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो वॉर में इन्वॉल्व हो गई। Eighth question is, who wrote the book Third Reich of Dreams? तो Third Reich of Dreams किसने लिखी है? The option A is Montesquieu, option B is Jean Rousseau, option C Charlotte Bernadette या फिर option D Adolf Hitler. So the correct answer is option C. तो जिसने भी ऑप्शन सी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, थर्ड रेश ऑफ ड्रीम्स जो है वो बेसिकली चार्लोट बेरेडिट ने ही लिखा है। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इस किताब से रिलेटेड है। सो हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चार्लोट बेरेडिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, and on the right hand side you can see the cover page of The Third Reich of Dream, the book which was written by Charlotte Bernadette. तो उन्होंने इस किताब को लिखा है, इसका कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अगर हम चार्लोट बेरेडिट के बारे में बात करें तो बेसिकली शी वाज ज्यूइश जर्नलिस्ट, वो ज्यूइश जर्नलिस्ट थे। और इस किताब के बारे में बात करें तो इस किताब में बेसिकली उन्होंने जो जूस की जो प्रॉब्लम्स थे उसको लिखा है, जो उनकी समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। और जैसे कि आप बहुत अच्छे से ये बात जानते भी हैं कि जब हिटलर का रूल था जर्मनी में, ऐसे सिचुएशन में जो जूस थे उनकी जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। जो उनके जो सिचुएशन थे इट वाज रियली वेरी पैथेटिक। ठीक है, और उसी चीज को उन्होंने काफी अच्छे से इस बुक में बताया है और काफी इमेजिनेटिव वे में बताया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बुक के बारे में। सो द 9th क्वेश्चन इज, which of the following is the place of worship for Jews? तो इसमें से कौन सी प्लेस है जहां पे जूस जो है वो वर्शिप करते हैं? ऑप्शन ए जिनोसाइड, ऑप्शन बी synagogue, option C ghettoization, and option D papyrize. So the correct answer is option B synagogue. जी हाँ दोस्तों, जो जूस है वो बेसिकली सिनागोग में जो है वर्शिप करते हैं। और अगर हम जिनोसाइड के बारे में बात करें तो बेसिकली इट मीन्स द किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। तो एक तरीके से अगर हम इन शॉर्ट बोले तो इसका मतलब होता है जनसंहार करना, मतलब एक बहुत सारे लोगों को मार देना, दैट इज कॉल्ड एज जिनोसाइड। एंड सिनेगॉग तो हम समझ ही चुके हैं कि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जूस जो है वर्शिप करते हैं। अगर हम घेटोइजेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली इट मीन्स एन एरिया ऑक्यूपाइड बाय सेग्रीगेटिंग ग्रुप। मीन्स जैसे कि आपने द राइज ऑफ हिटलर वाले केस में देखा कि कैसे जूस जो है उन्हें एक कॉमन पार्ट ऑफ सोसाइटी के तरह नहीं माना जाता, ना ही वो नॉर्मल सोसाइटी के साथ रह पाते हैं। उन्हें सोसाइटी में भी जो है एक अलग तरीके से पुश कर दिया जाता है और उन्हें एक एरिया में कहीं अलग ही रहना पड़ता है नॉर्मल सोसाइटी से। तो दैट कॉन्सेप्ट इज घेटोइजेशन।
And pauperized is something which is related to poverty, means when you're reducing to someone to absolute poverty, like you can see in the case of Jews, जहाँ उन लोगों को जो है इस तरीके से उनके साथ उन्हें ट्रीट किया गया कि उनको बहुत ज्यादा जो है पॉवर्टी झेलनी पड़ी बाद में, तो दैट इज पॉपुलराइज। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा और देखते हैं सिनेगॉग को। So here you can see this is the place of worship for Jews and this is called as synagogue, and आप यहाँ पे ऐसे इमेज में भी देख सकते हैं, that's how the synagogue looks like. The 10th question is, who were called as the November criminals? तो November criminals किन्हें कहा जाता है? Option A is socialist, option B Catholics, ऑप्शन सी डेमोक्रेट्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स इन सभी को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। तो जिसने भी ऑप्शन डी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इन आवर माइंड इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। उनको नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा जाता था? तो बेसिकली एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी, ठीक है, और ये पीस ट्रीटी जो है ये बेसिकली जो है साइन की गई थी और नवंबर 1918 में, ठीक है। तो 1918 में जो है इसको साइन किया गया था इस पीस ट्रीटी को। और जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है वो क्रिटिसाइज करती है और वो कहती है कि जर्मनी की जो आर्मी होती है वो उस समय भी इतनी पावरफुल होती है कि वो जो है उन कंट्रीज को हरा सकती हैं, और मतलब हमें ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से अपने टेरिटरीज को से हाथ धो बैठना और अपने जो रिच रिसोर्सेस हैं जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, वो सबको दे देना एंड इतना सारा जो हानि करवाना, ये कोई लॉजिक नहीं था। और ये क्योंकि पीस ट्रीटी जो है ये नवंबर 1918 में साइन की जाती है तो इसलिए उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फाइनेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।